Hello students, how are you? Hope you are doing good. So, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू कर दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। आज हम उसी आंसर को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विच इज पॉइंट नंबर 4, चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब रोजगार जनरेट करने में कौन से सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, अभी हम वो देखने जा रहे हैं। लेट अस सी दैट पर्टिकुलर्स 1950-51, 1990-91, 2000-2001 एंड 2014-15। तीन सेक्टर्स हैं, हम सब जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। सो ये तीन सेक्टर्स नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे और यही तीन सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। देखते हैं कितना कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। सो टेबल है और हर टेबल को लर्न करने का एक टेक्निक है, ठीक है। चलिए, सो इसमें वर्ड्स क्या यूज किए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, रिप्रेजेंटिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस रिस्पेक्टिवली। तो पहला देखते हैं प्राइमरी का टेबल। इसमें भी हम टेबल हॉरिजॉन्टली लर्न करेंगे, न कि वर्टिकली। ओके, सो प्राइमरी में प्राइमरी स्टैंडर्ड कब से स्टार्ट होता है, फर्स्ट से। सो फर्स्ट और सेकंड में आ गया डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब 10-10 मार्क के टेस्ट होते थे, उसमें कम से कम आपके कितने आते थे, 7 मार्क आते थे। एंड डिस्टिंक्शन मीन्स 70% और मोर। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड में आ गया डिस्टिंक्शन। तो देखो लड़का कितना खुश हो गया, फर्स्ट और सेकंड में आ गया डिस्टिंक्शन। अब डेटा के साथ क्या संबंध है, सी दैट ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट एंड सेकंड उल्टा लिखना, 1 एंड 2। और फर्स्ट सेकंड में 10-10 मार्क के टेस्ट होते थे, तो उसमें कम से कम आपके कितने आते थे, 7। तो आ गया 7। और डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, मोर देन 70। तो टोटल कितना हो गया, 72.1%। मतलब 100 में से लगभग 72 पीपल वेर वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर out of total population. This percentage of dependency on agriculture is huge. Okay, so first और second में आया क्या, distinction. So first and second distinction मतलब 7, तो total हो जाएगा आपका 72.1. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल नहीं आती थी क्योंकि 6 को हमेशा लिखते थे उल्टा। अब ये स्टेटमेंट का हमारे डेटा के साथ क्या संबंध है, उस पे जाने से पहले एक बार स्टेटमेंट फिर से दोहराओ। 6th स्टैंडर्ड में, कौन से स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल नहीं आती थी क्योंकि 6 को हमेशा लिखते थे उल्टा। और टीचर ने आके पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो देखो स्क्रीन पे बच्चा जैसे रो रहा है, हमने भी वैसा रोना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल नहीं आती थी। 6th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल नहीं आती थी क्योंकि 6 को लिखते थे हमेशा उल्टा। उल्टा मतलब 6 becomes 9, so 66.9। ओके, उसके बाद देखते हैं छक्के छूटने के बाद, 6 छक्के छूटने के बाद सीधी गिनती आ गई। ओके, छक्के छूटने के बाद सीधी गिनती आ गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3 तो पहले ही आ चुका है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो छक्के छूटने के बाद सीधी गिनती आ गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब डेटा के साथ क्या संबंध है, लेट अस सी दैट। सीधी गिनती आ गई, लेकिन गिनती शुरू कहां से करी, 4, ओके, फिर 5, 6, 7, फिर 8 and 9।
ओके, मतलब क्या, सीधी गिनती आ गई तो पहले 4 अलग से आएगा, फिर 5 6 7 आएंगे और फिर 8 9 आएगा। ठीक है, सो 4 5 6 7 8 9, सो 4 5 6 7 8 9 सीधी गिनती हमें आ गई। सिंस इट इज प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स एग्रीकल्चर, लेकिन हमारे दिमाग में प्राइमरी का क्या मतलब है, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो कहां से शुरू हुआ था, फर्स्ट से लेकर 7th तक प्राइमरी था। सो 1 to 7 में जो भी अपन ने एक्सपीरियंस किया एकेडमिक्स में, उसकी यह कहानी है। सो प्राइमरी में क्या था, लेट अस रिवाइज, फर्स्ट और सेकंड में आया डिस्टिंक्शन, सो फर्स्ट और सेकंड, डिस्टिंक्शन मतलब 7 72.1। 6 स्टैंडर्ड में 6 की टेबल नहीं आती थी क्योंकि 6 को हमेशा करते थे उल्टा, बड़ी मुश्किल से छक्के छूटने के बाद हमें सीधी गिनती आ गई। सीधी गिनती शुरू कहां से हुई थी, 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंडरी का डेटा। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड खत्म कहां पे होता है, 10th में। प्राइमरी शुरू कहां से हुआ था, फर्स्ट से। सेकेंडरी खत्म कहां पे होगा, 10th में, क्योंकि अभी आप जो 11 12 पढ़ रहे हो ना, वो सेकेंडरी नहीं है, हायर सेकेंडरी है। ओके, सो सेकेंडरी खत्म कहां पे होगा, 10th में। तो 10th स्टैंडर्ड से इसकी हम शुरुआत करेंगे। देखो स्टोरी की, 10th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल आ गई, 10th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल आ गई, एंड सी द सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट दीज बॉयज हैव। ओके, कि 10th स्टैंडर्ड में मेरे को 6 की टेबल आ गई। ओके, वैसे कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होता, अपनी एक स्टोरी है, और स्टोरी में कभी लॉजिक मत ढूंढना, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से डेटा नहीं है, डेटा के हिसाब से हमने स्टोरी बनाई है उसको फिट करने के लिए। ठीक है, सो डू नॉट फाइंड लॉजिक इन ऑल दी स्टोरीज। क्लियर। चलो 10th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल आ गई, सो 10th स्टैंडर्ड 6 की टेबल, सो 10 एंड 6 10.6। कहने का ये मतलब है कि in 1950-51 out of 100 people only 10 to 11 people were working in the industrial sector, 72 people were working in the primary sector, और जो बचेंगे वो सर्विस सेक्टर में आएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट स्टोरी में आएगा। ठीक है, सो 10th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल आ गई, तो बोलो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। आ गया। अब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। 6 के बाद क्या आता है, 7, और 1 के बाद क्या आता है, 2। दीज आर सो सिंपल क्वेश्चंस, कोई भी जवाब दे पाएगा। तो 10.6 है, तो 6 के बाद क्या, 7, और 1 के बाद क्या, 2, तो 18.1 एंड 24.2, 1 के बाद 2। क्लियर। चल उसके बाद टर्शरी सेक्टर देखते हैं। टर्शरी मतलब अभी भी क्या है, सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो अपनी एक स्टोरी बनेगी। अच्छी सर्विस अगर नहीं प्रोवाइड करी तो 3 बार खतरा मंडराएगा। ठीक है, अच्छी सर्विस अगर नहीं प्रोवाइड करी तो 3 बार खतरा मंडराएगा। 3 बार खतरा, खतरा मतलब 17, तो 3 बार 17 पे खतरा, 3 बार 17 पे खतरा, 17.3। ओके, उसके बाद 4 बार फीस मांगोगे तो, ठीक है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने वाले क्या मांगते हैं, फीस। 4 बार फीस मांगोगे तो 4 और फीस, बोलो 4 फीस, 4 फीस, 4 20, 20 फीस का क्या बन गया, 20। सो 4 बार फीस मांगोगे, है ना। कम ऑन, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। 4 बार मांगोगे, ठीक है, 4 बार क्या मांगा, फीस। फीस मतलब 20। ओके, 20.4। तो आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। 2 बार लोग कहेंगे, पछियाओ जो
क्यों પછી આવજો? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और आपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है। तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे तो 3 बार खतरा मंडराएगा, 4 बार फीस मांगोगे तो 2 बार लोग कहेंगे પછી આવજો। ओके, सो 2 बार लोग क्या कहेंगे? પછી આવજો। कहने का क्या मतलब है कि जब आप फीस मांगने जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? जा जा कल आना, પછી આવજો। ठीक है, सो 2 बार પછી, बोलो 2 बार પછી આવજો। 2 પછી, 2 પછી, 2 25, सो 2 और 25, सो 25.2। क्लियर, फाइन। उसके बाद आखिरी लाइन है, सी दैट 25 के बाद क्या आएगा? 26। तो 25 के बाद क्या आ गया? 26 आ गया। और अब डेसिमल के बाद क्या लिखें मालूम नहीं पड़ रहा, तो इसके पहले जितने भी डेसिमल्स थे कौन कौन से? 0.3, 0.4, 0.2, टर्शरी की लाइन में ही देखना, 0.3, 0.4, 0.2, हाँ वो वाले नंबर्स जो घूम रहे ना, 3, 4, 2 दिखा, वापस 3, 4, 2, सो 3 + 4 + 2 कितना आएगा? 9। तो आखिर में हम टोटल लिख देंगे 9। 25 के बाद 26, 3 + 4 + 2 = 9। ओके, अंडरस्टूड? ये पूरा टेबल आपको क्लियर हो गया? इसकी स्टोरी आपके दिमाग में बैठी? नहीं, इसे लिखेंगे, लिखने के बाद रिपीट करेंगे, तब जाके आप ऐसी पोजीशन में आएंगे जो मैं अभी डेमो आपको दूंगा। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन स्टार्टिंग से देखते हैं। सो पर्टिकुलर्स 1950 51, 1990 91, 2000 2001, 2014 15। पर्टिकुलर्स में क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में फर्स्ट और सेकंड में आ गया डिस्टिंक्शन, सो फर्स्ट और सेकंड आ गया डिस्टिंक्शन 72.1। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल नहीं आती थी क्योंकि 6 को हमेशा लिखते थे उल्टा, 66.9। उसके बाद छक्के छूटने के बाद सीधी गिनती आ गई 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, फिर गए हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। तो सेकेंडरी खत्म कब होता है? 10th में। 10th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल आ गई, सो 10.6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। उसके बाद 6 के बाद आएगा 7, 1 के बाद 2, तो 6 के बाद 7, 1 के बाद 2। ओके, फिर टर्शरी सेक्टर। टर्शरी मतलब अभी भी क्या है? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करी तो 3 बार खतरा मंडराएगा, 3 बार खतरे पे खतरा। फिर 4 बार फीस मांगोगे तो लोग 2 बार कहेंगे પછી આવજો, तो 4 बार फीस, 4 फीस, 4 20, 20.4। उसके बाद 2 बार लोग कहेंगे પછી આવજો, चल चल कल आना, सो 2 बार लोग कहेंगे પછી આવજો, सो 2 और પછી, પછી मतलब 25, 25.2, 25.2। ओके, और फिर 25 के बाद क्या आता है? 26, और 3 + 4 + 2 = हाउ मच? 9। क्लियर, अंडरस्टूड? पूरा फ्लो बैठा? ओके, अब इसी चीज को थोड़ा और फास्ट देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। पर्टिकुलर्स 1950 51, 1990 91, 2000 2001, 2014 15। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, प्राइमरी में फर्स्ट और सेकंड में आता था डिस्टिंक्शन 72.1। 6 स्टैंडर्ड में 6 की टेबल नहीं आती थी क्योंकि 6 को हमेशा लिखते थे उल्टा। फिर छक्के छूटने के बाद सीधी गिनती आ गई 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ओके, फिर सेकेंडरी में, सेकेंडरी खत्म का मुद्दा 10th में। 10th स्टैंडर्ड में 6 की टेबल आ गई, सो 10.6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 6 के बाद क्या आता है? 7, 1 के बाद क्या आता है? 2। ओके, अंडरस्टूड? उसके बाद टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस। तो सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करी तो 3 बार खतरा मंडराएगा, खतरे पे खतरा 3 बार। 4 बार फीस मांगोगे तो 4 और फीस, 4 और 20, 20.4। तो 2 बार लोग कहेंगे પછી આવજો, પછી मतलब 25, 25 और 2 बार। ओके, और फिर 25 के बाद क्या आएगा?
26, 3 + 4 + 2 = 9। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये पेस पे आप ये टेबल कंप्लीट कर पाएंगे ओनली इफ यू राइट एंड प्रैक्टिस द सेम स्टोरी 4 to 5 टाइम्स। तो ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करते हैं इस टेबल का तो क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से डिपेंडेंस कम हो रहा है। यू कैन ऑब्जर्व 72.1 से रिड्यूस हो होके वो कहां पे आ गया, 48.9% पे आ गया। इन विच ईयर, 2014-15। मतलब people occupied in agricultural sector are going down from 72.1, it has declined to 48.9 because they are moving from agricultural sector to industrial sector and service sector। तो सेकेंडरी टर्शरी मतलब इंडस्ट्रियल एंड सर्विस, उसमें देखो लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, कहां 10.6 और कहां 24.2 और कहां 17.3 और कहां 26.9। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात अगर हम करें तो वी ऑब्जर्व इन एनी डेवलपिंग नेशन दैट पीपल आर स्लोली एंड स्टेडीली लीविंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड दे आर शिफ्टिंग टू ईदर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंप्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज। ओके, पॉइंट नंबर 1, इरिगेशन। अब इरिगेशन का क्या मतलब होता है बेटा, सप्लाई ऑफ वाटर टू द फार्म्स इज नोन एज इरिगेशन फैसिलिटी। सो इंडियन फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, इसीलिए हमें ये डिपेंडेंसी को हटाने के लिए क्या प्रोवाइड करना चाहिए बेटा, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड बाय क्रिएटिंग स्प्रिंकलर्स, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय creating canals, creating a proper distribution system whereby all the farms corners are having a lane where water can travel। okay, so जब बारिश आएगी तब उस पानी को एक डायरेक्शन मिलेगा और उसे हम एक जगह पे अक्यूमुलेट कर पाएंगे फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, उसके बाद एक और आ सकता है दैट इज ड्रिप इरिगेशन। तो जिन जिन एरिया में पानी की कमी है वहां पाइप से ऐसे पानी को पास किया जाता है, उसमें छोटे छोटे छेद किए जाते हैं ताकि टिप टिप बरसे पानी और एग्रीकल्चरल फार्म्स को वो पानी मिले ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, सो ये अलग अलग प्रकार के इरिगेशन मेथड्स हैं जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है टू द फार्मर्स फॉर विच पर्पस, एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ओके, चलिए देखते हैं। In 1950-51, only 22.6 million hectares of land across the country was irrigated, which increased to 63 million hectares in 2012-13। 22.6 million हेक्टर से ये फैसिलिटी बढ़ के कितनी हो गई, 63 मिलियन हेक्टर्स हो गई। बोलो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है कि फैसिलिटीज बढ़ी, लेकिन बुरी बात है कि यहां तक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हमने 50 से 60 साल ले लिए। 1950-51 कहां और 2012-13 कहां, कितने सालों का गैप है। इतने सालों में तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए थी। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, 45% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैज इरिगेशन फैसिलिटीज इन प्रेजेंट टाइम्स। देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 55%? उनको इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। ये सरकार का फेलियर है। हर गांव, हर फार्म, हर फार्मर को, हर एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आखिर देश को आजाद हुए 73 इयर्स हो गए। अब तो कुछ विकास होना चाहिए। अब तो उनको इरिगेशन फैसिलिटीज हर गांव में प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हर गांव को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बल्कि आधे से ऊपर गांव आज भी किस पे डिपेंडेंट है? कुदरत पे डिपेंडेंट है, स्काई पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल के लिए, क्योंकि उनके यहां पानी गवर्नमेंट ने पहुंचाया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, लिटरेसी। देखते हैं, लिटरेसी रेट वाज 18.33%
in 1951 which rose to 73% in 2011. कहने का यह मतलब है नंबर ऑफ पीपल हु वर लिटरेट, लिटरेट का क्या मतलब होता है, एनी पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इन वन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी लिटरेट. दैट लैंग्वेज कैन बी एनी लैंग्वेज. मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरेट पर्सन is an educated person or he or she is able to talk in English. No. Literacy means कोई भी एक भाषा में लिखना और पढ़ना आना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज में. उस लैंग्वेज को बोलना भी जरूरी नहीं है. सोचो, ऐसे इंडिया में 1951 में 100 में से खाली 18 लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आता था किसी एक भाषा में. The remaining 82 were not able to read and write in a single language also. वो लिटरेसी रेट बढ़ के 2011 में कितना हो गया, 73% हो गया. अच्छी बात है, लेकिन अब्रॉड में यही रेशियो 90% के ऊपर है. मतलब इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है टू इंक्रीज द लिटरेसी. ओके, चलिए आगे देखते हैं. In 1950s, there were 20 universities, 500 colleges, which increased to 719. 20 यूनिवर्सिटी से बढ़ के कितना हो गया, 719 यूनिवर्सिटीज हो गई. और 500 कॉलेजेस थी, उससे बढ़ के कितना हो गया, 35,000 कॉलेजेस हो गए इन 2013-14. सो यहां पर भी एक अच्छी जर्नी हमने ट्रैवल करी है रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. ठीक है, सो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, ये सब काहे के लिए बनते हैं, पढ़ाई के लिए, लिटरेसी बढ़ाने के लिए, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. जितना हम ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उतना बेटर होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. और हर कंट्री जो डेवलप हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये इंप्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज देखने को मिलेगी कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर बिकमिंग लिटरेट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, बिजली से चलता है बल्ब. ओके, और भी बहुत सारी चीजें चलती हैं. हमारा और आपका इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जीना हराम हो जाएगा. और हम गुजरातियों को ये बिल्कुल हैबिट नहीं है कि पावर कट का हम सामना करें, बिकॉज हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमको बहुत खराब हैबिट डाल दी थी कि आप इलेक्ट्रिसिटी 24/7 एंजॉय कर सकते हैं. ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसीलिए यहाँ पे पावर कट्स उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते जितने दूसरे स्टेट्स में होते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी अ वेरी असेंशियल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव, क्योंकि एसी, लाइट, पंखा, मोबाइल का चार्जिंग सब उस पर डिपेंडेंट है. इवन लैपटॉप का चार्जिंग के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. सो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हो रहा है. लेट अस सी दैट इन डिटेल. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन was around 2300 मेगावाट्स. जैसे लिक्विड है वो लीटर्स में मेजर होता है, डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मेजर होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी किस में मेजर होती है, मेगावाट्स में. पावर जनरेट होता है दैट इज मेजर्ड इन मेगावाट्स. तो इंडिया पहले कितने मेगावाट्स बनाता था, 2300 मेगावाट्स. This has increased to how much? 2,43,000 megawatts in 2011-12. So इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में भी हमने तरक्की अच्छी करी है, लेकिन फिर भी ये तरक्की बराबर नहीं है, insufficient है, because to provide this electricity to a population of 140 crores is a big task. और 2,43 नहीं, 24,30,000 मेगावाट्स बनाने की जरूरत है. तब जाके हम उस स्टेज पे पहुंच पाएंगे
कि इलेक्ट्रिसिटी की कहीं पे कोई कमी नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको मालूम है, पानी से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर, सूर्य की किरणों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली सोलर पावर, विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टाइडल एनर्जी। ऑल दीज एनर्जीज मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड मोर एंड मोर, ताकि हम अपने देश को उस मुकाम पे देख पाए कि हर गांव में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का तो एक्सेस होना ही चाहिए। और अगर ये हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अपना बहुत बड़ा फेलियर है, बिकॉज वी हैव नॉट वर्कड ऑन द बेसिक नीड्स विच इज अ मस्ट फॉर एवरीवन टू सर्वाइव एंड लिव लाइफ इजीली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोड नेटवर्क। ओके, सो रोड बनाना कोई नितिन गडकरी से सीखे। रिसेंटली मैंने एक न्यूज में पढ़ा था दैट इंडिया इज having a world record in its name in this year to construct fastest road in the world। बड़ौदा से भरूच से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है ना, उसमें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 2 किलोमीटर्स वर कंस्ट्रक्टेड ओनली इन 1 डे। एक दिन में कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर का रोड उन्होंने बना डाला। उसका पूरा एक वीडियो आया है। टेक्नोलॉजी के द्वारा ये पॉसिबल है। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर करके है जो इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा था, और उसका इंटरव्यू भी मैंने पढ़ा हुआ है। सो रोड नेटवर्क को लेकर इंडिया नई बुलंदियों को छू रहा है। बट खैर, आपकी एक टेक्स्ट बुक तो इससे पहले ही छप चुकी थी, तो उसमें ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स नहीं इंक्लूड हुए होंगे। सो लेट अस सी टेक्स्ट बुक में क्या है। Presently, India has 48.6 lakh kilometer of concrete roads। concrete roads मतलब पक्का roads। ये कितने हैं? 48.6 lakh kilometers। And I promise you that 2022 तक ये 48.6 lakh का डबल हो चुका होगा in a very short span of time, because India is heavily investing in construction of roads। और ये करना बहुत जरूरी है फॉर पीपल टू कम्यूट इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाईवेज बनने चाहिए, एक्सप्रेसवेज बनने चाहिए, इंटरनल रोड्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, विलेजेस तक जो रोड्स पहुंच रहे हैं वो भी कंक्रीट के होने चाहिए। ठीक है, सो इसमें विकास तेजी से होगा। पीपल विल बी इजीली एबल टू मूव गुड्स एज वेल एज देमसेल्व्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। ओके, चलिए फिर पॉइंट नंबर 5, रेलवेज। तो रेलवेज को लेकर तो आपको मालूम ही है, बुलेट ट्रेन पे जबरदस्त प्रोग्रेस अचीव हो रही है, और कहीं ना कहीं रोडवेज से ध्यान थोड़ा सा हटाकर रेलवेज पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था बाय 2023 वी शुड बी हैविंग अ बुलेट ट्रेन which was promised by the government, the first bullet train of India, again that is going to pass from Gujarat to Maharashtra, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पहले चीफ मिनिस्टर किधर के थे? गुजरात के, तो सारे बेनिफिट्स पहले किसको मिलेंगे? गुजरात को मिलेंगे, और उसके आजू बाजू वाले स्टेट्स को मिलेंगे। ठीक है, रेलवेज। इंडिया हैज द 4th largest railway network today with length of 65,000 किलोमीटर्स। 65,000 किलोमीटर्स का अपना रेलवे ट्रैक है, जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ट्रांसफर करने में, गुड्स को ट्रांसफर करने में, इक्विपमेंट्स को ट्रांसफर करने में काम आता है। और इंडियन रेलवेज का सफर हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही है। सो वी नो व्हाट रेलवेज वर एंड व्हाट रेलवेज आर राइट नाउ। बिग इम्प्रोवाइजेशन इज सीन इन डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। ठीक है, चलिए, सो ये आंसर तो हो गया। अब हमें इसको लर्न कैसे करना है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी ऑन योर स्क्रीन। किससे पूछो? पिजन से पूछो। किससे पूछो? पिजन से। लेकिन पिजन का स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे? PIGEN।
पिजन से क्या पूछने का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। मैंने कहा था लॉजिक को मत ढूंढना, ठीक है, वरना बुरे फंसोगे। ये समझो कि हम कोई साउथ इंडियन मूवी देख रहे हैं, रजनीकांत की मूवी देख रहे हैं, तो अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स को चैलेंज कर सकता है तो हम नॉर्मल कॉमन सेंस को तो चैलेंज कर ही सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी किसको पूछो, पिजन को पूछो, PIGEN, P फॉर पर कैपिटा इनकम, I फॉर इंप्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज। अब जैसे ही कोई बोलेगा इंडिया में इंप्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज तो लोगों का एक कॉमन रिएक्शन होता है, लायर, झूठे, इंडिया में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे कुछ नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं जिन्हें विकास दिखाई नहीं देता है, जो विकास को पागल बोलते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, विकास पागल हो सकता है लेकिन पागल का कोई विकास नहीं हो सकता, ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। सो इंप्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज, जैसे ही कोई बोला कि इंडिया में हो रहा है, सामने रिएक्शन क्या आएगा, लायर, झूठे। लेकिन हम यहाँ पे लायर का स्पेलिंग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, एल तो एल है ही, लिटरेसी, आई फॉर इरिगेशन, ई आएगा, ए की जगह हम क्या बोलेंगे, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आर 2 बार आएगा, रेलवेज, आर फॉर रोडवेज। ओके, लायर खत्म, तो इंप्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज का अपना पॉइंट भी खत्म। ये उसके सारे सब पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ओके, सो इंप्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज कोई बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, लायर, एल फॉर लिटरेसी, आई फॉर इरिगेशन, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आर फॉर रेलवेज, आर फॉर रोडवेज। ओके, उसके बाद पिजन पे जाते हैं, उसका पी और आई हो गया था, अब जी, सो जी फॉर ग्रोथ रेट, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, एन फॉर नेशनल इनकम। अंडरस्टूड, हो गए 5 पॉइंट हो गए, PIGEN। एक बार फिर से देखते हैं ऑन योर स्क्रीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी किसको पूछो, पिजन को पूछो, PIGEN, P फॉर पर कैपिटा इनकम, I फॉर इंप्रूवमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज। जैसे ही बोला क्या आया, लायर, LIERR, L फॉर लिटरेसी, I फॉर इरिगेशन, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, R फॉर रेलवेज, R फॉर रोडवेज। उसके बाद G ग्रोथ रेट, E एम्प्लॉयमेंट, N नेशनल इनकम। ओके, अंडरस्टूड। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।